Hello everyone. Recently, CAG has flagged a major implementation gap in the Green India mission. What are those implementation gaps? What is Green India mission? How Green India mission is linked to climate change? What are the broader objective of Green India mission, as well as how it comes under NAPCC, National Action Plan on Climate Change, जहाँ से आपके पास प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस पार्टिकुलर लेक्चर में समझने वाले हैं। CAG क्या है, CAG की फाइंडिंग्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इसी तरीके से आप अगर देखते होंगे तो मेंस में भी आपका इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है इंटीग्रेटेड तरीके से, जहाँ पे एक टॉपिक को मल्टीपल टॉपिक से कनेक्ट करके सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज के इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज और एनी स्टेट सिविल सर्विसेज, देन यू आर वाचिंग द राइट लेक्चर। द रीजन इज कि हियर यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज, all the study materials, all the lectures that is required for your smooth and effective preparation is completely free, without any cost, without any charges. तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलता है। अगर इसके अलावा आप अगर ऐसे ऑर्डिनरी सिटीजन हैं जो ना ही तो कोई स्टूडेंट है और ना ही कुछ, लेकिन हाँ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और चाहते हैं कि देश विदेश के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें कि अभी कंटेम्प्रेरी लेवल में, कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है, सरकार किस तरीके से पैसे को खर्च कर रही है, नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप जानने की उत्सुकता रखते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। आप आइए, हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगा तो, हमारे ये फ्री इनिशिएटिव आपको बढ़िया लगा तो हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये हमारा लेक्चर पहुंच सके और वो इस फ्री इनिशिएटिव से लाभ उठा सके और अपने प्रिपरेशन सही तरीके से कर सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत कुछ है, अभी इस छोटे से लेक्चर में बहुत चीज़ों को कनेक्ट करना है, तो बहुत ब्रीफली मैं आपको समझाते चलूँगा कि है क्या। सबसे पहले, ग्रीन इंडिया मिशन में देयर आर सम फाइंडिंग्स that is related to implementation gaps in the Green India mission. Major implementation gap in the Green India mission, टारगेट शॉर्टफॉल। क्या शॉर्टफॉल हुआ कि जो टारगेट आपने रखा था कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमें कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रीज को लगाना है, उसमें मान लीजिए एग्जाम्पल 5 बिलियन हेक्टेयर्स में आपको ट्रीज लगाने थे, आपने 5 बिलियन हेक्टेयर्स में ट्रीज ना लगाया आपने, है ना। 5 मिलियन ट्रीज आपको प्लांट करना था और 5 बिलियन ट्रीज में से आपने सिर्फ और सिर्फ उसका बहुत ही कम प्लांटेशन किया, तो बहुत ही टारगेट शॉर्टफॉल हुआ। जो टारगेट आपने लेकर के चला उस टारगेट का बहुत ही कम आपने अचीव किया है। गवर्नेंस गैप, सेम टारगेट को अचीव करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का अपना अपना स्कीम चल रहा है और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हम पैसे भी फ्रेगमेंटेड तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और सबका सेम मिशन है, तो आपके पास डुप्लीकेसी ऑफ स्कीम्स ज़्यादा है। आप सेम काम को करने के लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व कर रखा है आपने, तो इससे क्या होगा, खर्च भी तो ज़्यादा होगा आपका पैसा और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आप काम भी नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, 10,600 करोड़ ऑफ फंडिंग अफेक्टेड अलोंगसाइड सिवियर अकाउंटिंग डिफिशियंसीज। और ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स को पैसे मिले कि आप एफोरेस्टेशन कीजिए, लेकिन वहाँ पे अकाउंटिंग डिफिशियंसीज भी पाए गए, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज भी पाए गए। सबसे पहले इन सारे मुद्दों को हम डिटेल में समझेंगे, इस इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात को समझते हैं कि वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट have multiple ecological benefits. They have ecological benefits like they capture carbon dioxide, they store carbon dioxide, they regulate water in our environment, they support multiple biodiversities, they protect soil by conserving soil. Soil conservation में help करता है and it provides livelihood to multiple people, to multiple communities. Tribals are directly dependent on forests for their livelihood, for their lifestyles. So when forests degrade, the loss is not restricted to tree cover. We potentially lose carbon sequestration, we potentially lose carbon storage,
We could lose our biodiversity. We could lose ecosystem services that is mentioned here. And we could also lose livelihood security of those individuals, those communities who are dependent on forests. And that's why forest conservation is simultaneously an important environmental, economic, and social issue. So you must have to admit that कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम कंजर्व करके अपना एक हेरिटेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ये हमारा कल्चर है और अपने कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, हाउ फॉरेस्ट इज लिंक्ड विथ क्लाइमेट चेंज. अब फॉरेस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो कैसे ये फॉरेस्ट हेल्पफुल है क्लाइमेट चेंज को रोकने में. आपको पता है क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट जनरली 30 to 35 ईयर्स के दौरान चेंज करता है और वो चेंज करने के पीछे रीजन ये है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, वी प्रोड्यूस large amount of carbon dioxide by creating industries, by urbanizations, by creating infrastructures, by deforestation. So due to all these things, we increase carbon dioxide in our atmosphere, and this carbon dioxide is nothing but greenhouse gas. They conserve heat, and due to its conservation capacity of heat, our climate temperature is getting increased. और जैसे जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सीजन्स विल बी डिलेड, मानसून धीरे धीरे कम होता जाएगा और अगर होगा तो कहीं पे फ्लैश फ्लड जैसा एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे बाढ़ आ गई, लोग मर जा रहे हैं बाढ़ से. आसाम फ्लड आपने देखा. दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्लाइमेट चेंज, राइट. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली forests are linked with climate change. Why? Increasing anthropogenic carbon dioxide emissions drive global warming and severe climatic disruptions worldwide. और जब हम क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स. और प्लांट्स कहाँ हैं? तो फॉरेस्ट में है सर. प्लांट्स क्या करते हैं? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? तो कार्बन सिंक कंसिडर किए जाते हैं. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लांटिंग ट्रीज इज नॉट ऑटोमेटिकली द सेम एज क्रिएटिंग एन इफेक्टिव कार्बन सिंक. आपने प्लांट आज लगाया, उसकी छोटी सी सैपलिंग से क्या करेगा वो? उसके सामने जो बड़ा पौधा है जिसे आपने काट दिया है, वो तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर रहा था, वो तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा था, है ना. तो उसके सामने इसकी कोई कंपैरिजन नहीं. सो डोंट कंफ्यूज कि प्लांटिंग ट्रीज इज ऑटोमेटिकली द सेम एज क्रिएटिंग एन इफेक्टिव कार्बन सिंक. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है. सर्वाइवल, स्पेसीज कंपोजिशन, इकोसिस्टम हेल्थ and permanence matter, right? These things matter for our environment, and this distinction becomes extremely important when we discuss the CAG findings here. What are India's forest challenge? India का forest challenge क्या है? First is forest degradation. Due to large amount of urbanization and creation of infrastructure, we increase our agricultural land. Major companies are involved in mining, and even climate change have a consequence of forest fires. There is fragmentation of resources, fragmentation of policies. So all these things are a challenge for India's forest. Forest degrade हो रहा है क्योंकि हम pollute कर रहे हैं. Climate change हो रहा है इसलिए forest degrade कर रहा है. Fragmentation, biodiversity और carbon stock हमारा loss हो रहा है. Climate में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है. एंड लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है. तो सर ये सब एक चैलेंज है फॉरेस्ट का, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन कैनॉट सिंपली बी प्लांट मोर ट्रीज. सॉल्यूशन शुड बी प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. ये नहीं कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया और उतने अमाउंट में हमने कहीं पे और फॉरेस्ट लगा दिए. आप प्रोटेक्ट कीजिए जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं, क्योंकि उनको वो छोटे से बड़े होने में बहुत लंबा साल लगा है, बहुत लंबा टाइम लगा है. तो प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, एंड एनहांस ट्री कवर वेयर इकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट. जहां जहां जिस रीजन में फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है आप वहां पे लगाइए. एंड दिस इज द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन. व्हाट इज ग्रीन इंडिया मिशन देन? It was launched in 2014 under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
and it is one of the 8 missions that was included in National Action Plan on Climate Change. तो ये जो है 2014 में लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत. व्हाट इज कोर पिलर? वन ऑफ द 8 स्पेशलाइज्ड मिशन अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दैट particularly deals with climate change, that particularly tries to mitigate climate change by multiple sectors, by multiple fields. And one of the 8 missions, एक मिशन ऐसा है जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन है. What is core mandate? Protect, restore and enhance India's forest cover while boosting climate resilience. तो ये इसका मिशन है सर, ग्रीन इंडिया मिशन का. आगे व्हाट इज एनएपीसीसी? जब आप एनएपीसीसी के बारे में आपने देख ही लिया तो व्हाट इज एनएपीसीसी? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है क्या? अगर इसके 8 मिशंस के बारे में बात करें तो कौन कौन सा मिशन है? अगर हम इसके 8 मिशंस के बारे में बात करें तो कौन कौन सा मिशन है? देयर आर 8 मिशंस. दैट इज सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना. हम सोलर एनर्जी प्रोमोट कर रहे हैं. इससे होगा क्या कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारा बढ़ेगा. वी बिकम एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री, राइट? एनर्जी रेजिलियंट कंट्री. वी ऑल्सो हैव टू प्रोमोट एनर्जी एफिशिएंसी बाय प्रोमोटिंग एलईडी लाइट्स जो एनर्जी को कंजर्व करे. 5 स्टार 3 स्टार एसी क्या करता है? एनर्जी कंजर्व करता है, कम से कम कंज्यूम करता है यूनिट. तो एनर्जी एफिशिएंट भी हमें करना पड़ेगा, एनर्जी को बचाना भी पड़ेगा. वी ऑल्सो हैव टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज. दिस इज ऑल्सो अ मिशन अंडर एनएपीसीसी. वी शुड ऑल्सो इन्वॉल्व इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वेयर फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट एब्यूज अस. कि उनके लिए हमने क्या छोड़ा. हमें हिमालयन इकोसिस्टम को प्रमोट करना है, हमें स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट नॉलेज लेना है. और ये सब एक मिशन है सर एनएपीसीसी का. और उसी में एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन. ग्रीन इंडिया बनाना है हमारे कंट्री को. सो फॉर प्रीलिम्स रिमेंबर वन थिंग. एक सेकंड. सो फॉर प्रीलिम्स रिमेंबर वन थिंग. ग्रीन इंडिया मिशन कम्स अंडर एनएपीसीसी and NAPCC has 8 missions and GIM is one of those missions. What is GIM target? Then cover expansion, increase forest and tree cover by 5 million hectares across the country. तो आपको 5 मिलियन हेक्टेयर्स में ट्री प्रोमोट करना है, लगाना है. दूसरा क्वालिटी इन्हांसमेंट, improve ecological quality of another 5 million hectares of forest and non-forest land. And you also have to provide 3 million forest dependent households. उनको livelihood provide करनी है. So these are the 3 targets, where one is core expansion, second is quality enhancement, and third is livelihood support to 3 million households. But remember one thing, sir, plantation is not forest, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था. This is probably the most important conceptual distinctions for all of you. Suppose the government plants 1 lakh saplings. Can we immediately say that we created 1 lakh units of forest? No. A functioning forest has biodiversity, ecological interactions, soil, habitat, water, long-term carbon storage capacity they have. And therefore we could not say that tree counting alone is an adequate measure of ecological success. ठीक है. नाउ कम्स टू सीएजी. ये सब तो बात अपने तरफ से सही है, न्यूमेरिकल पॉलिसी है, क्योंकि हम फिक्स नंबर ऑफ सैपलिंग्स लगा दिए. कितना सर्वाइव करेगा, कितना नहीं करेगा, कितना आपके वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, कितना नहीं है, कितनों को बकरी चढ़ गई है, कितनों पे आपने गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं, कितनों पे आपने पैर रख करके मार दिया है, कितना सर्वाइव नहीं कर पाया, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा. तो जितना आपने लगाया वो उसका 2% 10% ही सर्वाइव कर पाता है. और यही हम सीएजी ऑडिट में पढ़ने वाला है. सीएजी का एक सवाल है, डिड पब्लिक फंड एलोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिजाइन एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू मेजरेबल ऑन ग्राउंड इकोलॉजिकल आउटकम्स. कि आपने जो पॉलिसी बनाया,
आपको जो फंड एलोकेट हुआ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या वो डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस कर पाया? और यहीं से सीएजी की फाइंडिंग्स हमें देखने के लिए मिलेगा। In CAG finding, 97.6% target shortfall reported against a target of 1.4 million hectares. Only 0.03409 million hectares, सिर्फ इतना मिलियन हेक्टेयर्स में हमने अचीव किया है, और ऑडिट फाइंडिंग का ये डाटा है सर, एंड दैट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 97.57 शॉर्टफॉल, 97.6% you can assume. But don't remember this data. Just you have to remember that 97% shortfall was noticed or reported in CAG findings regarding Green India mission. And the real lesson is enormous gap between policy ambition and measurable outcome. So this is the biggest failure of our implementing agencies, implementing institutions. What is implementation chain? Whenever a government program underperforms, don't immediately blame the last implementing agencies. Ask where the chain broke. Was there adequate funding? Was implementation coordinated? Was monitoring effective? Were outcomes measured? This is why GIM case is useful for understanding policy implementation gaps. कि कहाँ पे दिक्कत आई आखिर। फर्स्ट दिक्कत अगर आप देखेंगे तो पहला जो है लो कन्वर्जेंस है सर, वेरी लो कन्वर्जेंस। इंडिया ऑलरेडी हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स डीलिंग विथ फॉरेस्ट, मल्टीपल प्रोग्राम्स डीलिंग विथ रूरल एम्प्लॉयमेंट, मल्टीपल प्रोग्राम्स डीलिंग विथ अर्बन ग्रीनरी, एंड दिस इंक्लूड्स schemes and programs such as CAMPA, CAMPA, compensatory afforestation, मनरेगा, नगर वन योजना, school nursery yojana. So these are the programs which deals with same thing, and ideally these all things should complement each other, but the audit found inadequate convergence, and that means programs can end up operating in silos instead of working toward a common landscape level outcome. So all these programs work in silos, they work separately, and when they work fragmented way, जब वो fragmented तरीके से काम करती है, हमारे पॉलिसी में डुप्लीकेशन है। सॉल्यूशन इसका ये है कि यूनिफाइड लैंडस्केप लेवल प्लानिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ये होना चाहिए। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझना चाहिए आपको। कन्वर्जेंसन सिंपली मीन्स कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट स्कीम्स अराउंड वन पार्टिकुलर एजेंडा, वन पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो आपको जितने भी स्कीम एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बनाया है उन सभी में कोऑर्डिनेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मनरेगा प्रोवाइड लेबर, कंपा प्रोवाइड रिसोर्सेज, राइट, while GIM provides a policy framework. So instead of separate programs, we get coordinated landscape planning, and due to all these things, we could save our expenses. हम अपना एक्सपेंस कम कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। और यहां से गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गवर्नेंस पे यूज कर सकते हैं। और ड्यू टू लो कन्वर्जेंस almost 10,006 crore funding loss was founded in CAG report. Audit identified institutional convergence failures associated with 10,600 crore of proposed GIM funding being affected or lost. Right? Remember this chain. Poor coordination results into funding problem, and funding problem results into weaker implementation, and this weaker implementation results into poorer outcomes. So outcomes is very negligible. You have seen that, right? Another findings is transparency gap. According to GIM, every state who was getting responsibility for plantation, for afforestation, they were required to provide public web links
for tracking GIM interventions, for tracking and monitoring GIM and its objectives and its implementation. But almost 14 states failed public tracking. 14 states did not provide public web links for tracking GIM interventions. Public program uses public money, and citizens should be able to see where interventions happened, what was planned and what was achieved. ये जनता का अधिकार है सर, वो जाने इस बात को. And this is the connection between environmental governance and transparency. So almost why these 14 states failed to provide public web links? It should be the responsibility of all citizens to ask this question from the government. Why these 14 states failed public tracking? It's your money. It's not government's money. Government's own money. वो उनका अपना संपत्ति नहीं है, ये आपका है, आपने दिया है. सवाल पूछिए. और यही है डेमोक्रेसी का कैरेक्टर. Another finding is related to accounting controls. Almost 8 states and union territories failed to maintain or submit required annual accounts. And even some states have maintained their annual accounts, and there are a lot of discrepancies that was found in their annual accounts. तो बहुत सारी discrepancies हमें देखने को मिला. Widespread instance of unaudited accounts and mismatching subsidiary records. Governance rule: environmental objectives cannot bypass rigorous public financial accountability standards. तो आपने एनुअल अकाउंट क्यों नहीं मेंटेन किया? जब एक प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी छोटा सा उद्योग आप शुरू करते हैं और बैलेंस शीट मेंटेन करके नहीं रखते तो इनकम टैक्स का रेट पड़ता है और आपकी कंपनी को सील कर दिया जाता है. यहां पर आपके पास इतना पैसा जो जनता का आ रहा है, आपने ऑडिट क्यों नहीं करवाया? सवाल तो यहां से आ रहा है ना. तो ये सब सीएजी के फाइंडिंग्स में है. लेकिन ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बार सीएजी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये सीएजी है क्या. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाट इज इट्स कोर मैंडेट? सीएजी का कोर मैंडेट क्या है? टू ऑडिट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड एग्जामिनिंग वेदर द पब्लिक मनी इज प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रॉपरली यूज्ड. क्या वो जिस पर्पस के लिए एलोकेट किया गया था वो उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. And therefore CAG role in GIM, Green India Mission, is not merely environmental. It is fundamentally about public accountability. है ना. तो सर यहाँ पे बात वही घूम फिर करके आ जा रहा है कि CAG है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इसने ऑडिट किया, इसका मैंडेट है कि सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑडिट करे और रोल है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे. क्योंकि CAG का जो फ्रेमवर्क है काम करने का कुछ इस तरीके का है कि जो आपने पब्लिक मनी को स्पेंड किया है, सीएजी जाएगी, ऑडिट करेगी, देखिए कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, उस पे आधार पे एक रिपोर्ट बनेगा. वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगा. पार्लियामेंट में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बैठे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो सवाल उठाएं आपके बिहाफ में, जो भी मिनिस्टर उन पार्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड हों, कि आपके अकाउंट में डिस्क्रिपेंसीज क्यों है. तो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट. नाउ कम्स टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नॉट असेस्ड. दिस इज प्रॉब्लम 4 दैट वाज फाउंड इन सीएजी रिपोर्ट. आपको कार्बन असेसमेंट करना चाहिए था. आपका मकसद क्या था जीआईएम के तहत? कि आप एफोरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाएंगे, आप प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को. और पर्पस यही था इन सारी चीजों के पीछे कि कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करेंगे, कार्बन को स्टोरेज करेंगे. और आपको इसको मेजर करना चाहिए था कि कितना आपने कार्बन स्टोर किया है फॉरेस्टेशन करके. और उसमें से सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सिस्टमैटिकली असेस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड. और बाकी स्टेट्स है ही नहीं. बाकी स्टेट्स जो हैं, आपको जीआईएम में ये एक मैंडेट दिया गया था, तो सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही ये दायित्व बनता है क्या? और सारे स्टेट्स कहां गए? एंड दिस क्रिएट्स अ फंडामेंटल इवैल्यूएशन प्रॉब्लम. हाउ कैन वी असेस द क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लाइमेट मिशन विदाउट सिस्टमैटिक
carbon measurement. Why all these states did not measure? Why these all states did not assess carbon storage? You have to monitor ना कि आपने कितना कार्बन स्टोर किया है. There is another important thing, that is output versus outcome. ये फाइंडिंग्स नहीं है, बस आपको ये टर्म समझना है. आउटपुट क्या है कि आपके पास कितना सैपलिंग्स आपने प्लांट किया, आपने कितना फंड डिसबर्स किया है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टारगेट्स हैं आपका डिपार्टमेंट का पूरा काम करने का तरीका क्या है. दिस इज योर आउटकम और दिस इज योर आउटपुट. और आउटकम क्या है कि आपने जो सोचा क्या उतना इंपैक्ट है, क्या सर्वाइवल रेट. फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि वी प्लांटेड 10 लाख ट्रीज एज एन आउटपुट. हमने 10 लाख ट्री लगाया, पैसे कलेक्ट किए 10 लाख ट्री को खरीदने के लिए, हमने प्लांट किया. बट व्हाट डिड दोज ट्रीज प्रोड्यूस, पहला क्वेश्चन. तो यहां पे ये था कि ठीक है कार्बन स्टोर करेगा, लेकिन क्या जो प्लांट आपने लगाया है वो कार्बन स्टोर करेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी. हर प्लांट का अपना एक कैपेसिटी होता है, कितना कार्बन स्टोर करेगा वो. क्या आपने वैसा प्लांट लगाया है जिसका रोल बहुत ज्यादा है कार्बन को स्टोर करने में, पहला सवाल. दूसरा सवाल, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो हमारे फॉरेस्ट के क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएगा, क्या वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा. एंड दीज आर द आउटकम्स. सो रिमेंबर सर, आउटकम टेल्स अस व्हाट गवर्नमेंट डिड, आउटपुट टेल्स अस व्हाट गवर्नमेंट डिड एंड आउटकम टेल्स अस व्हाट हैज चेंज्ड. तो ये सब चीजें हैं सर. नाउ क्लाइमेट प्रियोरिटाइजेशन. इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 जो सीएजी की फाइंडिंग्स है. पहला तो आपने प्रॉब्लम फाइंड किया कि 10,600 करोड़ का लॉस. दूसरा आपने प्रॉब्लम ये फाइंड किया कि कन्वर्जेंस नहीं है. और उस तरीके से न जाने कितने आपने फाइंडिंग्स किए हैं. और इसमें एक और फाइंडिंग्स ये है कि रॉन्ग क्लाइमेट प्रियोरिटाइजेशन, वल्नरेबिलिटी मिसअलाइनमेंट. जो एरियाज अप्रोप्रिएट एरिया में आपको मेंटेन करना चाहिए था, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एरिया में आपको फॉरेस्टेशन करना चाहिए था, आपने क्या किया कि जो कंप्लीटली लो वल्नरेबल है, जो कंप्लीटली मॉडरेटली वल्नरेबल है, आपने वहीं पे प्लांटेशन किया, वहीं पे ट्री लगाई. और जो हाई वल्नरेबल रीजन्स हैं उसको आपने ओवरलुक किया. तो आपको यहां पे क्लाइमेट प्रियोरिटाइजेशन भी तो करना चाहिए था. आपने ऐसी जगह पे प्लांट लगा दिए हैं जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ और हैं, आपने प्लांट लगाया कुछ और, है ना. तो ये सब एक अपना एक चैलेंज हो गया इसका. तो अनदर फाउंडिंग इज वल्नरेबिलिटी मिसअलाइनमेंट, सब ऑप्टिमल प्लेसमेंट. Interventions were disproportionately directed towards low to moderate vulnerability areas and risk inefficiency. Climate missions must be driven by strict risk-informed climate planning. तो पांचवा फाइंडिंग तो आपका ये आ गया सर कि आपने गलत क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज किया. अनदर फाइंडिंग, GIS एनालिसिस, ग्राउंड इम्पैक्ट. 70% सैंपल्ड साइट्स showed no change. GIS analysis provides an important outcome level perspectives. Around 70% of sampled sites, 70% of sampled sites showed no noticeable GIM attributable changes. And this is important because a program can have budget, they have officials, they have targets, they have activities without producing sufficient ecological change. And this is the difference between administrative activity and actual impact. Right? You are involved in activity, you are involved in saplings, you are involved in plantation, but the objective for which you are involved in all those activities, was there any achievement in those objective? तो almost 70% of sample sites show no change. तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों पैसे खर्च किए, है ना. तो these are the findings of all related to Green India mission. Why afforestation can fail? First thing, afforestation मतलब होता क्या है, पहले इस बात को समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों फेल करता है. Afforestation and ecological restoration.
Afforestation means establishing tree cover in barren areas that lacked recent forest cover, focused heavily on plantation matrices. तो सीधी सी बात है कि जो बैरन लैंड है, जहां पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, आपने वहां पे फॉरेस्ट लगा करके वहां पे फॉरेस्ट का ग्रोथ किया। एफोरेस्टेशन का मतलब हुआ। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहने का मतलब ये है कि रिकवरिंग नेचुरल स्ट्रक्चर, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स। तो जहां पे फॉरेस्ट है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है हमारे पॉल्यूशन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज कर जाने के कारण, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है जो अभी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसमें, तो फिर वो जो फॉरेस्ट है उसमें जो डिग्रेडेशन हुआ उसको आप रिस्टोर कीजिए। उसमें जो स्पेसीज की मात्रा, स्पेसीज डाइवर्सिटी जो कम हुआ है उसको आप फिर से वापस रिस्टोर कीजिए, आप इन्हांस कीजिए उसके क्वालिटीज को, उसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। बट यहाँ पे फिर एक और इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है दूसरा चीज, व्हाई कैन एफोरेस्टेशन फेल। आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो फेल क्यों करेगा? व्हाई माइट दिस हैपन? सेवरल फैक्टर्स कैन अफेक्ट आउटकम्स। पुअर साइट सिलेक्शन, unsuitable species, low survival of any particular species, inadequate maintenance, fragmentation and weak monitoring of all those plantations, all those saplings that you grow. Even community participation also matters, because you don't have much officials to oversee, to look, to monitor all those saplings. So you must have to involve local communities in regulating and monitoring all those saplings. So community participation also matters, and therefore all these things was considered as low afforestation. For failure in afforestation, you do not take into account the local participation in monitoring all those species. So therefore planning is only the beginning of the process. Sapling is only the beginning of the process. Long-term ecological outcomes require continuous management of all those saplings that you grow. Right? So this is the reason. That's why for afforestation fails. Poor site selection. जो आपने स्पेसीज लगाया वहां पे वो फेवरेबल था ही नहीं, वहां पे उसका क्लाइमेट गलत हो गया ना आपसे। अब आते हैं बिगर इशू पे, फॉरेस्ट क्वालिटी। फॉरेस्ट क्वालिटी पे अब आते हैं और यहां पे देखते हैं क्या है। डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी, कैनोपी डेंसिटी, नेटिव स्पेसीज रिचनेस एंड सॉइल माइक्रोबायोम हेल्थ मैटर मोर देन ट्री काउंट्स। ठीक है, तो सर कुल मिलाकर के आपका बात यह है कि डेंसिटी और डाइवर्सिटी एक बढ़िया और हेल्दी फॉरेस्ट का पहचान है। दूसरा, हैबिटेट इंटीग्रिटी, इट मस्ट हैव टू सपोर्ट मल्टीपल वाइल्ड लाइफ, इट मस्ट हैव टू सपोर्ट मल्टीपल स्पेसीज, राइट। क्वालिटी फोकस, पॉलिसी इवोल्यूशन मस्ट मूव बियॉन्ड सुपरफिशियल क्वांटिटी मैट्रिसेस टुवर्ड्स डीप इकोलॉजिकल हेल्थ। तो हमें क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स को ना सिलेक्ट करके, उसको यूज ना करके, हमें क्वालिटेटिव इंडिकेटर को यूज करना पड़ेगा। वी शुड कंसीडर बायोडाइवर्सिटी, वी शुड कंसीडर हैबिटेट, सॉइल, वाटर डेंसिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अब मोनोकल्चर प्लांटेशन, आपने जल्दी जल्दी में क्या किया कि हाँ भैया ये पौधा ला दो, हम सारे के सारे एक ही तरह के पौधे लगा दिए, एक ही तरह के ट्री लगा दिए। एंड दिस इज कॉल्ड मोनोकल्चर प्लांटेशन। एंड दिस मोनोकल्चर प्लांटेशन में इंक्रीज ट्री कवर, आपके पास काउंटिंग तो बढ़िया रहेगा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमने इतने पौधे लगाए हैं, बट इट मे नॉट प्रोवाइड द सेम इकोसिस्टम फंक्शंस एज डाइवर्स नेचुरल फॉरेस्ट। जहां पे मल्टीपल फॉरेस्ट है, मल्टीपल ट्रीज हैं, वो जितना इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएगा, वो जितना हेल्दी होगा, वो जितना स्पेसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, वो आपका मोनोकल्चर प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। सो द पॉलिसी गोल शुड बी क्वालिटी, नॉट जस्ट क्वांटिटी। So you must have to understand what is the meant by forest quality here. Another is why local communities matter. Green India Mission also has a livelihood dimension, you know, that to provide 3 million livelihood, 3 million households को livelihood provide करने का एक अलग मिशन है Green India Mission का. And millions of households depend directly or indirectly on forests. Therefore, forest restoration
cannot be purely top down. It must involve local communities in management of this forest. So local communities could contribute in the protection, monitoring, and sustainable resource management. And there is broader principle of all these things, that is ecological restoration must also be socially sustainable. Right? So these are the things that I wanted to bring it to your notice कि आप भी जानिए इस बात को. How should India improve Green India Mission? कैसे इंप्रूव हो सकता है? पहला सवाल, आपने GIM में क्या क्या फाइंडिंग्स देखे? जो CAG का जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स याद कीजिए. सबसे पहले कन्वर्जेंस को लेकर के प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हमें कन्वर्जेंस को सुधारना है. वी मस्ट हैव टू इंटीग्रेट GIM सीमलेसली विथ मनरेगा, कंपा एंड नेशनल कंजर्वेशन फ्रेमवर्क्स. तो सभी अगर एक ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो उन सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा. सेकेंड इज आउटकम मैट्रिक्स. शिफ्ट फ्रॉम प्लांटेशन नंबर टू आउटकम इंडिकेटर्स. ये नहीं कि हमने कितने पौधे लगा दिए, ये नहीं करना चाहिए आपको कि हमने कितने लगाए. आपको पब्लिक के सामने ये कहना चाहिए कि हमने इतने लगाए और उसमें से कितने को हमने बड़े लेवल तक पहुंचाया है, ग्रो किया है. आपको उस डाटा को लिखना चाहिए रिपोर्ट में, ना कि आपको लिखना चाहिए कि हमने 5000 सैंपल्स लगाए. थर्ड इज यूज क्लाइमेट मैट्रिक्स, है ना, कि आपने जो लगाया उसमें कितना कार्बन फिक्स हुआ, है ना. फोर्थ इज क्लाइमेट रिस्क मैपिंग, कि आपने कौन कौन से एरियाज को सिलेक्ट किए हैं. फोर्थ इज स्ट्रेंथन काउंटिंग. आपको अकाउंटिंग करना चाहिए. जो आपने जो अकाउंटिंग मेंटेन करके नहीं रखा, एनुअल अकाउंट नहीं मेंटेन किया, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए. और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोकल पार्टिसिपेशन आपने नहीं किया, इन्वॉल्व दोज कम्युनिटीज एज वेल इन मॉनिटरिंग and implementing of all these trees. And last important thing, that is adopt ecosystem specific restoration rather than uniform plantation model. तो मोनोकल्चर प्लांटेशन हमें नहीं करना है, हमें मल्टीपल प्लांटेशन करने हैं, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ प्लांटेशन करने हैं, ताकि इकोसिस्टम को हम हेल्दी बनाएं. ना कि हमें क्वांटिटी से क्या करेंगे भाई. 1000 प्लांट 2000 प्लांट हमने लगा दिया, क्या होगा उससे? एक ही तरीके का स्पीसीज आएगा, आपस में सभी स्पीसीज का जो फूड है उस पार्टिकुलर और लिमिटेड फूड में सब सारे लोग कंपीट करेंगे और सारे के सारे फिर खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. क्या फायदा रहेगा? चलिए, तो ये जो है इस तरीके से हम ग्रीन इंडिया मिशन को ठीक कर सकते हैं. अब इसमें एक और फ्रेमवर्क आता है डिजिटल मॉनिटरिंग का. ठीक है, डिजिटल एंड GIS मॉनिटरिंग. आपको पता है टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करें हर चीजों में तो काफी बेहतर हो सकता है उसका इंप्लीमेंटेशन. एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ दिस GIM. सैटेलाइट इमेजरी कैन आइडेंटिफाई वेजिटेशन चेंजेस. आप निकालिए सैटेलाइट इमेजेस. GIS कैन map intervention sites. Ground verification can confirm actual conditions of the plantations, and carbon measurements can assess its outcome. What is climate outcome? Right? And public dashboard can improve transparency. So you must have to provide public web links so that it could be accessible to every citizen. Every citizen could access information regarding your work, regarding your activity. And so the future model should be like remote sensing. Future model should be GIS mapping, field verification by actual officials, physical verification, and outcome measurement, that how much carbon storage you have fixed, how much carbon you have stored by creating those plantations. And it all could result into public accountability by providing public web links, right? So these are the future model we should adopt. That is mentioned here: satellite imagery, GIS tracking, rigorous ground verification and survival audits, transparent public dashboards and accountability. Now connect Green India Mission with climate commitments.
हाउ ग्रीन इंडिया मिशन helps and contributes to India's broader climate strategy. Healthy forests can contribute to carbon sinks while simultaneously providing biodiversity, ecosystem, and livelihood benefits. So, Green India Mission should be understood as a multi benefit climate and ecosystem missions, not merely a plantation program. Right? So, we have NDC targets fulfilling India's nationally determined contribution targets, कार्बन सिंक enhancement. हमारा NDC भी है ना, आप पता कीजिएगा, ये आपका काम है कि इंडिया का नेट डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया कब तक चाहता है कि हम जो है क्लाइमेट में कितना जीरो कार्बन रिलीज करेंगे, कब तक 2070 2045 कब तक का है, ये सब आपका काम है, चाहिए पता कीजिए। और हम कितने पीछे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि आपने टारगेट लिया, आप टारगेट के कितने नजदीक पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो व्हाट वाज द लूप होल, व्हाई यू आर लैग्ड फार बिहाइंड योर टारगेट। एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक एग्जीक्यूटिव का यही रोल होता है। और आप एक IAS IPS ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके पास इतनी क्रेविंग्स होनी चाहिए कि आप जाने। ये तो आम जनता जानती है, आप तो IAS IPS की बात कर रहे हैं, तो आपको तो जानना चाहिए ना कि सरकार का जो टारगेट है उसमें हमारे कंट्री पीछे क्यों है, क्या क्या लूप होल्स हैं, कैसे उसे सुधार सकते हैं, ये सब चीज जानना चाहिए सर। तो चलिए यहां से हम लोग अब देखेंगे कि प्रीलिम्स को लेकर के क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कि Green India Mission was launched in 2014 under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It is one of the 8 missions that was cited in NAPCC, National Action Plan on Climate Change. And this Green India Mission targets to enhance tree cover, to promote 5 million hectares में ट्री लगाना है, दूसरा अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर में आपको रिस्टोर करना है, क्वालिटी इन्हांसमेंट करनी है, और थर्ड 3 मिलियन हाउस होल्ड्स को आपको लाइवलीहुड प्रोवाइड करनी है। और यहां पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसमें आपसे पूछा गया है एनालाइज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्योर्स, कन्वर्जेंस हर्डल्स एंड साइंटिफिक रिस्टोरेशन पाथवे। सो एनालाइज ऑल दिस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स, सो यू मस्ट हैव टू start it with the CAG findings, right? Like recently CAG has found implementation gaps in GIS implementation. उसके बाद आपको GIS को इंट्रोड्यूस करना है कि GIS basically deals with 3 things. Basically its aim is to promote forest cover by 5 million hectares, promote and enhance existing quality of forests by 5 million hectares, and it also aims to provide livelihood to 3 million households. So these 3 things, these broader objectives you should depict in a flow chart, and then after you start your body part, जहाँ से आप लिखेंगे कि what are the findings, जिसको आपको कम से कम 4 पॉइंट में क्लियर कर देना है, क्योंकि ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं होगा। और उसके बाद आपको वहाँ से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं कि वी हैव टू रिड्यूस कन्वर्जेंस, we have to make a coordinated system for implementations, right? We have to introduce we have to utilize technology for monitoring. We have to include local participation. We have to include local communities in the management of this forest, right? So all these findings, then after solution, and finally end it with a conclusion, right? So conclusion में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। ट्रांजिशन फ्रॉम अ नैरो प्लांटेशन सेंट्रिक काउंटिंग मॉडल टू अ रोबस्ट आउटकम ओरिएंटेड लैंडस्केप लेवल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन फ्रेमवर्क, एंड दिस शुड बी योर कंक्लूजन। और अब बताइए कि इस तरीके से आप अगर आंसर लिखते हैं, क्या आपके आंसर को एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा? देगा सर। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है सर। एक छोटे से टॉपिक को निकाल करके हमें पोस्टमार्टम करना पड़ता है कि मल्टीपल चीजों से, और ज्यादा डिटेल में हमने देखा भी नहीं ना,
हमने सिर्फ ग्रीन इंडिया मिशन को उठाया, उसमें से देखा कि सीएजी क्या है, उसमें देखा कि उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसमें देखा कि उसके क्लाइमेट चेंज से कैसे उसका लिंकेज है, उसमें हमने देखा कि फॉरेस्ट ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमने देखा कि जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है वो क्यों है, और फिर हमने उसमें देखा कि सीएजी का फाइंडिंग्स है, ठीक है, इन सारी चीजों को सुधार देंगे, हो जाएगा ठीक। यही तो जानना है आपको। कुछ ज्यादा डेप्थ में तो हम लोग गए नहीं, लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा हो गया। द रीजन इज कि मैंने आपको मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है इसमें। तो इसीलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फ्री इनिशिएटिव है तो इसकी वैल्यू कीजिए, है ना। आपको अगर ऐसा लगता है कि पैसे पे ही आप वैल्यू चीजों को खरीद सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। फ्री में भी कभी कभी बहुत अच्छी चीज मिलती है, कभी कभी नहीं, हमेशा मिलती है, बस आपको उसकी अहमियत नहीं होती क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। तो इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं लीजिए। हमारे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगा हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा हो तो आप कृपया करके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय ऑडियंस, कि आप कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूं, और आपके सपोर्ट से ही हमारा ग्रोथ है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे मतलब कि हम इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स और GS3 और GS2, ये 3 चीज़ हम कराते हैं। GS2, GS3 और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। अगर हमें GS4 को भी इंक्लूड करना है, GS1 को भी इंक्लूड करना है, SA को भी इंक्लूड करना है, और पूरा का पूरा एक यूपीएससी का जो जितना सिस्टम है उन सभी को अगर कंप्लीट पैकेज के साथ इंक्लूड करने के लिए आपका सपोर्ट का बहुत रिक्वायरमेंट है। और ये बात हमेशा सही रहेगा कि ये हमेशा फ्री ही रहने वाला है, कोई पैसा नहीं। तो सर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे हेल्प हो सके बहुत सारे लोगों का, और हम भी थोड़ा सा ग्रो होने का मौका दीजिए, हम भी ग्रो हो सके। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा हो। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।